हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल यूपी शिक्षा में स्वागत है। तो हम बाल विकास और शिक्षण शास्त्र पढ़ रहे थे सीटीटी और टीईटी के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। बालक विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष उसका शारीरिक विकास है। बालक का शारीरिक विकास उसके समस्त प्रकार के व्यवहार के साथ साथ विकास के अन्य सभी पक्षों को भी सार्थक रूप से प्रभावित करता है। शारीरिक विकास के अंतर्गत शरीर रचना, स्नायु मंडल, मांसपेशियां, गामक तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां मुख्य रूप से आती हैं। क्योंकि बालक के शारीरिक विकास का उसके मानसिक तथा सामाजिक विकास पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है, इसलिए शैक्षिक दृष्टि से बालक के शारीरिक विकास को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। जन्म से पूर्व शारीरिक विकास। हम जानते हैं कि ज्यों ही शुक्राणु के साथ मिलकर अंड निषेचित होता है, त्यों ही मानव विकास का प्रारंभ हो जाता है। जन्म काल को निम्नलिखित 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है: डिंबावस्था, पीरियड ऑफ ओवम; पिंडावस्था, पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय; भ्रूणावस्था, पीरियड ऑफ फीटस। जन्म पूर्व काल के इन तीनों ही कालखंडों की अपने अपने विशेषताएं हैं। पहला, डिंबावस्था, पीरियड ऑफ ओवम। यह अवस्था अंड के निषेचित होने के बाद से लगभग 2 सप्ताह तक चलती है। डिंबावस्था के दौरान निषेचित अंड बाहर से लगभग नहीं के बराबर पोषण पाता है तथा यह अंड में उपस्थित भोजन से पोषित होता है। इस समय यह माता से भी नहीं जुड़ा होता है, वरन यह मुक्त रूप से विचरण करने वाला कण होता है। निषेचित अंड तीव्र गति से विभक्त तथा पुनर्विभक्त होता रहता है। निषेचन के लगभग 10 दिन के उपरांत निषेचित अंड माता के गर्भाशय की दीवार पे कोई उपयुक्त स्थान पा लेता है तथा गर्भाशय की सतह की रक्त नालिकाओं से अपना संबंध जोड़ लेता है। निषेचित अंड का गर्भाशय की दीवार से संबंध जोड़ने की प्रक्रिया को आरोपण इम्प्लांटेशन कहते हैं। आरोपण हो जाने के बाद संयुक्त कोश एक परजीवी हो जाता है तथा जन्म पूर्व अवधि का बाकी समय वह इस अवस्था में व्यतीत करता है। डिंबावस्था के दौरान होने वाले विकास में 3 बातें आवश्यक तथा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। पहला, निषेचित अंड में पर्याप्त मात्रा में भोजन का होना आवश्यक है, जिससे आरोपित होने तक संयुक्त कोश को भली भांति भोजन मिल सके और वह क्रियाशील रहे। माता की थायराइड तथा पीयूष ग्रंथि का गर्भाशय के बीच उचित तालमेल होना चाहिए, जिससे गर्भाशय की दीवारें उचित समय पर संयुक्त कोश को स्वीकार करने के लिए तैयार हो सके। तीसरा, संयुक्त कोश गर्भाशय में अपने आप को किसी उचित स्थान पर ही आरोपित करे, जिससे कि उसे माता से पर्याप्त पोषण मिल सके और उसका विकास हो सके। दूसरा, पिंडावस्था, पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय। यह अवस्था निषेचन की तीसरे सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह तक चलती है। लगभग 6 सप्ताह तक चलने वाली पिंडावस्था परिवर्तन की अवस्था है, जिसमें कोशों का समूह एक अलग मानव के रूप में विकसित हो जाता है। शरीर की लगभग समस्त मुख्य विशेषताएं बाह्य तथा आंतरिक इस लघु अवधि स्पष्ट हो जाती है। इस काल में विकास मस्तक अधोमुखी दिशा में होता है तथा सबसे अंत में परक्षेत्र का विकास होता है। इसके अंतर्गत आंवल या प्लेसेंटा, नाभिनाल तथा गर्भ झिल्ली होती है। नाभिनाल एक और आंबल या प्लेसेंटा से तथा दूसरी ओर भ्रूण के उदर से जुड़ी हुई होती है। आंबल तथा नाभिनाल के द्वारा माता के रक्त तंत्र से रक्त भ्रूण को प्रभावित होता है। इस रक्त प्रभाव से के द्वारा ही भ्रूण को आवश्यक ऑक्सीजन, भोजन तथा पानी आदि माता से प्राप्त होता है। भ्रूण के शरीर के वेस्ट पदार्थ भी नाभिनाल द्वारा माता के रक्त तंत्र में पहुंचकर माता के विसर्जन प्रणाली द्वारा बाहर निकल जाते हैं।
गर्भ झिल्ली 4 झिल्लियों का बना होता है तथा आंवल में जुड़ा होता है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जिससे एमनियोटिक द्रव कहते हैं। इस द्रव के अंदर भ्रूण विकसित होता है। इस द्रव का काम जन्म तक भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करना, जन्म पूर्व वातावरण के तापमान को स्थिर रखना होता है। जन्म के ठीक पहले गर्भ झिल्ली फट जाती है और एमनियोटिक वाटर बहकर बाहर निकल आता है, जो शिशु के बाहर निकलने के रास्ते को चिकना करता है। पिंडावस्था 2 वजह से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। 1. कुपोषण, संवेगात्मक सदमों, अत्यधिक शारीरिक गतिशीलता, ग्रंथियों के कार्यों में व्यवधान अथवा अन्य किसी कारण से भ्रूण गर्भाशय की दीवार से अलग हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतः ही गर्भपात हो जाता है। 2. पिंडावस्था में भ्रूण विकास की प्रक्रिया में कुछ ऐसे विकासात्मक विसंगतियां हो सकती हैं जो प्राय दूर नहीं की जा सकती हैं तथा बालकों के विकास को बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं। 3. भ्रूणावस्था, पीरियड ऑफ फीटस। निषेचन के 9वें सप्ताह से लेकर जन्म के कालखंड को भ्रूणावस्था, पीरियड ऑफ फीटस या भ्रूणाकाल कहलाती है। यह अवधि अन्य 2 अवधियों की तुलना में कुछ कम महत्वपूर्ण है। यद्यपि जन्म पूर्व तीनों कालों में से यह सबसे लंबा समय होता है। इस अवधि में पिंडाकाल में निर्मित बालक के शरीर के विभिन्न भागों के आकार में वृद्धि होती है तथा आनुपातिक आकार में भी परिवर्तन आता है। भ्रूणावस्था के दौरान शरीर के विभिन्न अंगों में अनुपात: शरीर के अंग: 8वें सप्ताह के भ्रूण, 20 सप्ताह का भ्रूण, 40 सप्ताह का भ्रूण, सिर की लंबाई, धड़ की लंबाई, पैरों की लंबाई। तो इस चार्ट में हम देखते हैं कि सिर की लंबाई 8 सप्ताह के भ्रूण के अंदर 45% होती है, उसमें धड़ की लंबाई 35% होती है और पैरों की लंबाई 20%। ऐसे ही 20वें सप्ताह का भ्रूण, उसके अंदर सिर की लंबाई 35%, धड़ की लंबाई 40%, पैर की लंबाई 25%। और 40 सप्ताह का भ्रूण होते होते सिर की लंबाई 25%, धड़ की लंबाई 40% और पैरों की लंबाई 35% हो जाती है। तो इस चार्ट से हमें ये पता चला कि जब निषेचन होता है उसके बाद भ्रूण शुरुआती के 8 सप्ताहों के भ्रूण में सिर की लंबाई अधिक होती है, फिर धीमे धीमे सिर की लंबाई कम होती जाती है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु होने तक बालक इन्फेंट कहलाता है तथा इस अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। शारीरिक विकास की दृष्टि से शैशवावस्था विकास की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति अति तीव्र होती है। लंबाई, हाइट: जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग 51 सेंटीमीटर होती है। प्राय बालक जन्म के समय बालिकाओं से लगभग आधा सेंटीमीटर लंबे होते हैं। शैशवावस्था में बालक तथा बालिकाओं की औसत लंबाई। आयु: जन्म के समय 3 माह, 6 माह, 9 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। और इनमें बालकों की लंबाई और बालिकाओं की लंबाई सेंटीमीटर में। तो इस चार्ट को हम पढ़ते हैं। जन्म के समय बालकों की लंबाई 51.5, बालिकाओं की लंबाई 51.0। 3 माह में 62.7, 60.9। 6 माह में 64.9 सेंटीमीटर, 64.4। 9 माह में 69.5, 66.7। तो ऐसे ही इस चार्ट में हम देखते हैं कि जब जन्म के समय बालक की लंबाई आधा सेंटीमीटर बालिकाओं से लंबी होती है, परंतु 6 वर्ष तक पहुंचते भी बालकों की लंबाई बालिकाओं से कुछ लंबी ही होती है। दूसरा, भार, वेट: जन्म के समय से लेकर संपूर्ण शैशवावस्था के दौरान बालकों के भार से अधिक होता है।
नवजात शिशु का भार लगभग 3 किलोग्राम होता है। शिशुअवस्था के दौरान विभिन्न आयु में शिशुओं का औसत भार निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है। शिशुअवस्था में बालक और बालिकाओं की औसत भार। आयु बालकों के औसत भार किलोग्राम में, बालिकाओं के औसत भार किलोग्राम में। तो जन्म के समय 3.2 और बालिकाओं का भार 3.0, 3 माह 5.7 किलोग्राम और बालिकाओं का 5.6 किलोग्राम। उसमें हमने देखा कि इस चार्ट से हमने ये देखा कि बालकों का औसत भार बालिकाओं के औसत भार से अधिक है। तीसरा, सिर तथा मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन। नवजात शिशु का सर उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय सिर की लंबाई कुल शरीर की लंबाई का 1/4 होता है। प्रथम 2 वर्षों में सिर की लंबाई तथा आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है, परंतु बाद के वर्षों में इसके विकास की गति कम पड़ जाती है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है, जो 6 वर्ष की आयु तक बढ़ते बढ़ते लगभग 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है, जो कि प्रौढ़ के मस्तिष्क के भार का लगभग 90% होता है। शिशुअवस्था में भी मस्तिष्क का विकास तीव्र गति से होता है। चौथा, हड्डियां, बोन्स। शरीर संरचना वास्तव में हड्डियों का ढांचा होता है। हड्डियां मानव के अन्य अंगों को सुरक्षा तथा शरीर को ढांचा प्रदान करती हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। नवजात शिशु की हड्डियां छोटी, कोमल तथा लचीली होती हैं। शिशुअवस्था के दौरान कैल्शियम, फास्फोरस तथा अन्य खनिज पदार्थों को पाकर वे धीरे धीरे मजबूत व कठोर हो जाती हैं। हड्डियों के इस प्रकार मजबूत होने की प्रक्रिया को अस्थिकरण या अस्थि दृढ़ता, ऑसिफिकेशन कहते हैं। बालकों की तुलना में बालिकाओं में अस्थिकरण तीव्र गति से होता है। दांत, टीथ। जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते हैं। लगभग 6 या 7वें महीने में अस्थायी दूध के दांत निकलने लगते हैं। 1 वर्ष के अंदर सभी दूध के दांत निकल आते हैं। इसके पश्चात ये दांत गिरने लगते हैं और 5वें या 6वें वर्ष की आयु से शिशु के स्थायी दांत निकलने लगते हैं। छठवां, मांसपेशियां, मसल्स। नवजात शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का 23% होता है। शरीर के कुल भार में मांसपेशियों के प्रतिशत का भार धीरे धीरे बढ़ता रहता है। 6 वर्ष तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का लगभग 1/4 अर्थात 25% हो जाता है। 7वां, अन्य अंग, अदर ऑर्गन्स। शिशु के भुजाओं तथा टांगों का भी विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं 2 गुनी तथा टांगें 1.5 गुनी हो जाती हैं। शिशु के यौन अंगों का विकास अत्यंत मंद गति से होता है। जन्म के समय हृदय की गति अनियमित होती है, कभी वह तीव्र हो जाती है तथा कभी धीमी हो जाती है। जैसे जैसे हृदय का आकार बढ़ता है वैसे वैसे धड़कन में स्थिरता आ जाती है। प्रथम माह में शिशु का हृदय 1 मिनट में 140 बार धड़कता है, जबकि 6 वर्ष की आयु में वह घटकर 100 के लगभग हो जाती है। गामिक नियंत्रण, मोटर कंट्रोल। जन्म के कुछ समय उपरांत से ही शिशु अपने स्नायु पर नियंत्रण करने का प्रयास प्रारंभ कर देता है। पहले सिर क्षेत्र पे, फिर धड़ क्षेत्र पे, सबसे अंत में टांगों पे नियंत्रण होता है। दूसरे व तीसरे माह में शिशु अपने नेत्रों को क्षैतिज ढंग से घुमाना सीख लेता है। शिशु अपने नेत्रों को वर्टिकल ढंग से घुमाने में चतुर्थ माह में तथा गोलाकार ढंग से घुमाने में 5वें माह के बाद सफलता पा लेता है। जन्म के 1 सप्ताह के बाद ही शिशु मुस्कुराने की सहज क्रिया दर्शाने लगता है। 1 माह का शिशु अपना सिर ऊपर उठाने लगता है। 4 माह के बाद सहारे के साथ बैठ जाता है। 7 माह में बिना सहारे के बैठ जाता है। 10 माह में घुटने के बल चलने लगता है। 14 माह का शिशु खड़ा हो जाता है तथा 15 माह का शिशु चलने लगता है। प्रारंभ में शिशु का अपने गामिक गतिविधियों पर नियंत्रण कम होता है, परंतु धीरे धीरे वह अपनी गामिक गतिविधियों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने लगता है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। 6 वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष की आयु तक अवधि
बाल्यावस्था कहलाती है। बाल्यावस्था प्रथम 3 वर्ष के दौरान अर्थात 6 से 9 वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। बाद के 3 वर्षों में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रवर इस प्रकार हैं। पहला, लंबाई हाइट। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलने वाली बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बढ़ती है। बाल्यावस्था में जहां बालकों की लंबाई बालिकाओं से 1 सेंटीमीटर अधिक होती है, वहीं इस अवधि की समाप्ति पे बालिकाओं की लंबाई बालकों की औसत लंबाई से 1 सेंटीमीटर अधिक होती है। बाल्यावस्था में बालक और बालिकाओं की औसत लंबाई। आयु 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष तथा 9 वर्ष, 10 वर्ष, 11, 12। बालकों की औसत लंबाई सेंटीमीटर में, बालिकाओं की औसत आयु सेंटीमीटर में। 6 वर्ष में बालकों की औसत लंबाई है 108.5 और बालिकाओं की आयु सेंटीमीटर में है 107.4। ऐसे ही 12 वर्ष तक पहुंचे तो 138.3 और 139.2। तो हमने देखा कि 12 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते बालिकाओं की औसत आयु बालकों की औसत आयु से लंबाई से अधिक है। भार वेट। बाल्यावस्था के दौरान बालक का भार में काफी वृद्धि होती है। 9-10 वर्ष की आयु तक बालिकाओं के भार से अधिक होता है, परंतु उसके बाद बालिकाओं का भार बालिकाओं से अधिक होने लगता है। बाल्यावस्था में बालक तथा बालिकाओं का औसत भार। आयु और बालिकाओं का औसत। इस चार्ट में बालकों का औसत भार किलोग्राम में 16.3, बालिकाओं का औसत भार किलोग्राम में 16.0। यह 6 वर्ष में 300, 12 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते बालिकाओं का औसत भार ज़्यादा हो जाता है। अब देखते हैं तीसरा, सिर तथा मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन। बाल्यावस्था में सिर के आकार में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है, परंतु शरीर के अन्य अंगों की तुलना यह अभी भी अपेक्षाकृत बड़ा होता है। शरीर के विभिन्न अंगों की अनुपातहीनता धीरे धीरे कम होती जाती है। बाल्यावस्था के अंत तक सिर का आकार प्रौढ़ावस्था के सिर के आकार का लगभग 95% हो जाता है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क भार तथा आकार दोनों ही दृष्टि से लगभग पूर्ण रूपेण विकसित हो जाता है। चौथा, हड्डियां, बोन्स। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या तथा उनकी दृढ़ता दोनों के ही वृद्धि होती है। वृद्धि की प्रक्रिया में कुछ कोमल हड्डियां मिलकर एक हो जाती हैं, जिसके कारण भी हड्डियों की संख्या में बदलाव आ जाता है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर 350 हो जाती है। इस अवस्था में हड्डियों का दृढ़ीकरण अथवा अस्थिकरण तेजी से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बालकों की हड्डियों का लचीलापन समाप्त होने लगता है तथा उनमें कड़कपन आने लगता है। पांचवा, दांत, टीथ। लगभग 5-6 वर्ष की आयु में स्थायी दांत निकलने लगते हैं। 16 वर्ष की आयु तक लगभग सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। स्थायी दांतों की संख्या लगभग 32 होती है, लेकिन बाल्यावस्था के अंत तक दांतों की संख्या 26 से 28 होती है। शेष 4 दांत किशोरावस्था के अंत अथवा प्रौढ़ावस्था के आरंभ में निकलते हैं। बालिकाओं में बालकों के बदले स्थायी दांत कुछ जल्दी निकलते हैं। दांतों के निकल आने से बालकों की मुखाकृति में परिवर्तन आने लगता है तथा उनका भोलापन समाप्त होने लगता है। 6. मांसपेशियां, मसल्स। बाल्यावस्था में मांसपेशियों का विकास धीरे धीरे होता जाता है। 12 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते बालक की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का लगभग 33% हो जाता है। इस अवस्था में बालक अपनी मांसपेशियों पर पूर्ण नियंत्रण करने लगता है। 7वां पॉइंट, अन्य अंग, अदर ऑर्गन्स। बाल्यावस्था में बालक के लगभग सभी अंगों का विकास हो जाता है,
जिसके कारण वह अपने विभिन्न शारीरिक अंगों, शक्तियां तथा गति पर नियंत्रण करने में समर्थ हो जाता है। वह अपनी इच्छा अनुसार अपने अंगों का संचालन करता है तथा बहुत सक्रिय रहते हैं। बालक के कंधे चौड़े, कूल्हे, पतले व लंबे होते हैं, जबकि बालिकाओं के कंधे पतले, कूल्हे, चौड़े और पैर कुछ अंदर को झुके हुए होते हैं। बाल्यावस्था में हृदय धड़कन की गति में निरंतर कमी आती रहती है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन द एडोलेसेंस। किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का काल है, जिसमें व्यक्ति के प्रजनन क्षमता का विकास होता है। यह 18 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास बड़ी तीव्र गति से तथा बहुआयामी ढंग से होता है। पहला, लंबाई, हाइट। किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं की लंबाई बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। बालिकाएं प्राय 16 वर्ष की आयु तक तथा बालक 18 वर्ष की आयु तक अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। किशोरावस्था में बालकों की लंबाई बालिकाओं से अधिक होती है। 18 वर्ष की आयु का औसत बालक इसी आयु की औसत बालिका से लगभग 10 सेंटीमीटर अधिक लंबा होता है। तो किशोरावस्था में बालक और बालिका की औसत लंबाई देख लेते हैं। की औसत लंबाई सेंटीमीटर में और बालिकाओं की औसत लंबाई सेंटीमीटर में। तो 12 वर्ष में बालकों की औसत लंबाई है 138.3 और बालिकाओं की औसत लंबाई 139.2। यहाँ बालिकाओं की औसत लंबाई लंबी ज़्यादा है। फिर 18 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते बालकों की औसत लंबाई 161 और बालिकाओं की 151 जो हो जाती है। दूसरा, भार, वेट। किशोरावस्था में भार में काफ़ी वृद्धि होती है। बालकों का भार बालिकाओं के भार से अधिक तीव्र गति से बढ़ता है। इस अवस्था के अंत में बालकों के भार बालिकाओं की औसत भार की तुलना में 4-5 किलोग्राम अधिक होता है। किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं का औसत भार। फिर तीसरा, सिर तथा मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन। किशोरावस्था में सिर तथा मस्तिष्क का विकास जारी रहता है, परंतु इसकी गति काफ़ी मंद हो जाती है। लगभग 16 वर्ष की आयु तक सिर और मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। पूर्ण विकसित मस्तिष्क का भार प्राय 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1 किलो 400 ग्राम के बीच होता है। हड्डियां, बोन्स। किशोरावस्था में हड्डियों के दृढ़ीकरण अथवा अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अस्थियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है तथा वे दृढ़ हो जाती हैं। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कम होने लगती है। अस्थिपंजर की कुछ हड्डियां मिलकर एक हो जाती हैं। एक प्रौढ़ व्यक्ति में हड्डियों की संख्या 206 होती है। पांचवां, दांत, टीथ। किशोरावस्था में प्रवेश करने से पूर्व बालक और बालिकाओं के 27-28 दांत निकल आते हैं। 4 प्रज्ञा दांत सबसे अंत में निकलते हैं। व्यक्ति के प्रज्ञा दंत किशोरावस्था के अंत में अथवा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभिक वर्षों में निकलते हैं। कुछ व्यक्ति में प्रज्ञा दांत निकलते ही नहीं हैं। छठवां, मांसपेशियां, मसल्स। किशोरावस्था में मांसपेशियों का विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था को समाप्ति पे मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 45% हो जाता है। मांसपेशियों के गठन में भी अपेक्षाकृत दृढ़ता आ जाती है। सातवां, अन्य अंग, अदर ऑर्गन्स। किशोरावस्था के अंत तक बालक व बालिकाओं की सभी ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, त्वचा तथा जीवा तथा कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह आदि का पूर्ण विकास हो जाता है। वे शारीरिक दृष्टि से परिपक्व हो जाते हैं। शरीर के सभी अंग पुष्ट तथा सुडौल दिखाई देते हैं। किशोरों के कंधे चौड़े हो जाते हैं तथा उनके मुख पे दाढ़ी और मूछें आने लगती हैं। किशोरियों के वक्षस्थल और कूलों में परिवर्तन आने लगता है। किशोर तथा किशोरियों के प्रजनन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। थायराइड के सक्रिय हो जाने की वजह से किशोरों की आवाज़ में भारीपन आने लगता है तथा किशोरियों की आवाज़ कोमल व मृदुल हो जाती है। हृदय की धड़कन में निरंतर कमी आती है। प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करते समय व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक।
फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट। विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले शारीरिक विकास की गति और प्रकृति को अनेक कारण प्रभावित करते हैं। पहला, वंशानुक्रम हेरिडिटी। बालक के शारीरिक विकास में उसके माता पिता का स्वास्थ्य, शारीरिक संरचना तथा पूर्वजों के दोषों और रोगों का प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ माता पिता की संतान प्राय स्वस्थ होती हैं। दूसरा, वातावरण एनवायरनमेंट। बालक के शारीरिक विकास में उनको मिलने वाले वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वायु, धूप तथा स्वच्छता को वातावरण के 3 मुख्य तत्व माने जाते हैं। शुद्ध वायु, पर्याप्त धूप तथा स्वच्छ वातावरण मिलने से बालक का शारीरिक विकास उचित ढंग से होता है, जबकि शुद्ध वायु, पर्याप्त प्रकाश तथा स्वच्छ वातावरण से वंचित तंग गलियों व मकानों में गंदगीपूर्ण वातावरण के रहने वाले बच्चे प्राय विभिन्न रोगों का शिकार होकर अपना स्वास्थ्य खो देते हैं। तीसरा, भोजन डाइट। पौष्टिक तथा संतुलित भोजन बालक के शारीरिक विकास को स्वाभाविक ढंग से होने में विशेष रूप से सहायता प्रदान करता है। पौष्टिक तथा संतुलित भोजन के नियमित ढंग से मिलने पर बालक का शारीरिक विकास उत्तम होता है, जबकि पौष्टिक भोजन के अभाव में अथवा भोजन में अनियमितता होने पर बालक उचित शारीरिक विकास में वंचित रह जाता है। चौथा, परिवार की स्थिति फैमिली स्टेटस। परिवार की सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिस्थिति का भी बालक के शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। परिवार के रहन सहन, सामाजिक परंपराओं तथा खान पान के अनुरूप ही शारीरिक विकास होता है। पांचवा, दिनचर्या रूटीन। बालक की दिनचर्या का उसके स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव पड़ता है। नियमित दिनचर्या स्वास्थ्य की आधारशिला है। खाने, नहाने, पढ़ने, खेलने, सोने आदि दैनिक कार्य को नियमित समय पर करने से बालक का स्वस्थ विकास होता है। छठा, विश्राम तथा निद्रा रेस्ट एंड स्लीप। शरीर के स्वस्थ विकास के लिए विश्राम तथा निद्रा आवश्यक है। थकान शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। विश्राम तथा निद्रा थकान को दूर करके बालक के शरीर को विकसित होने के लिए अनुकूल अवसर प्रदान करती है। शैशवावस्था में बालक की अधिक निद्रा की आवश्यकता होती है। नवजात शिशु अधिकांश समय सोता रहता है, जबकि 3-4 वर्ष का बालक 12 घंटे सोता है। बाल्यावस्था में 10 घंटे तथा किशोरावस्था में 8 घंटे की पर्याप्त होते हैं। 7, खेल तथा व्यायाम प्ले एंड एक्सरसाइज। शारीरिक विकास पे खेल तथा व्यायाम का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए बालकों को खेल तथा व्यायाम के अवसर उपलब्ध कराने में विशेष ध्यान देना चाहिए। 8वां, प्रेम तथा सहानुभूति लव एंड अफेक्शन। माता पिता, परिवारजनों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों से मिलने वाला प्रेम, स्नेह तथा सहानुभूति व्यवहार बालक के शारीरिक विकास का द्विगुणित कर सकता है। माता पिता के प्रेम से वंचित बालक दुखी रहने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका संतुलित ढंग से शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। असुरक्षा की भावना से ग्रसित बालक प्राय अपना आत्मविश्वास खो बैठता है, जो उसके विकास को अवरुद्ध कर देता है। अन्य कारक अदर फैक्टर्स। उपरोक्त वर्णित कारकों में अतिरिक्त कुछ अन्य कारक भी व्यक्ति के शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। पहला, रोगों के कारण शरीर में उत्पन्न विकृतियां। दूसरा, दुर्घटना के कारण शारीरिक अंगों की हानि तथा कार्य क्षमता में कमी। तीसरा, भौगोलिक परिस्थितियां। चौथा, गर्भावस्था के दौरान माता द्वारा की गई असावधानियां आदि हो सकती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले टॉपिक के साथ हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।